शॉर्टकट मेथड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना, ये पूरे चैप्टर में हम लोग को यूज आएगा। ठीक है, और इससे कल मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडी। अब देखो, जैसे मैं 1 + x⁻n का अगर एक्सपेंशन लिखूं तो वो क्या बनता, nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ ऐसे ही ncn x⁻n। ठीक है, ये हम लोग ने लिखा। ओके, अब देखो, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे x को वेरिएबल मान के चलूँ अगर मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एक कांस्टेंट होना चाहिए और राइट हैंड साइड एक वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो कि मेरे से कोई पूछे कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो वैसे देख के तो मैं तुरंत बता सकता हूँ कि nc3 होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर देखूंगा कि यहाँ पे जो चीज लिखी है इसका मैं क्या पावर रेस करूं, इसका मैं क्या पावर रेस करूं जिससे x³ बन जाए। तो बताओ इसका मैं क्या पावर रेस करूं जिससे x³ बन जाए। सर 3 रेस करूं तो x³ बन जाए। तो जो पावर मैं रेस करूंगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज r फॉर अस। जो पावर मैं रेस करूंगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज r फॉर अस। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मेरे को r पता चल गया तो ये समझो कि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि अगर मेरे को n c r पता चल गया, ये चीज पता चल गई, मतलब ये और ये अगर फिक्स हो गए तो लेफ्ट वाले टर्म के ऊपर क्या पावर लेना है और राइट वाले टर्म के ऊपर क्या पावर लेना है वो अपने आप फिक्स हो जाएंगे। तो लेफ्ट वाले टर्म के ऊपर पावर क्या आएगा, n-r आता था और राइट वाले टर्म के ऊपर पावर क्या आता था, r आता था। ठीक है, तो इस केस में जैसे क्या बनता, मेरा r का वैल्यू 3 आ गया तो मैंने nc3 लिख लिया, 1 का पावर n-3 एंड x का पावर ये वाली चीज 3। इसका मतलब x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, nc3 ही हुआ। कोफिशिएंट ऑफ x³ विल बी nc3 ओनली, जो कि यहां से दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो अब मैं एम लिखने जा रहा हूं। एम क्या है हमारा, आर फाइंड करना। आर फाइंड करना मतलब NCR वाला आर फाइंड करना। सर ऊपर आपने जो वो एक्सपेंशन लिखा है सर, उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो 1 ही होना चाहिए ना। हाँ, NC0 जो है वो 1 ही होता है ना। नहीं सर, 1 NC0, + x का होल रेज टू n वैसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो NC0 की खुद की वैल्यू भी 1 ही होती है बेटा। हाँ हाँ सर, वो क्या है। ठीक है, so the main aim is to find r, and how to find r,
look at the right hand term of the bracket. Determine how much power it should be raised. It should be raised to get required power of x. To get required power of x. ठीक है. अब जैसे देखो जरा, जैसे मान लो कि 2 + 4x whole raised to 7 है. हाँ. And I want to find the coefficient of x raised to 5. What I want? I want to find the coefficient of x raised to 5. तो मेरे को पहले मेक श्योर क्या करना है कि ये वाली चीज जो है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम x. तो क्या लेफ्ट वाला जो टर्म है, इज इट फ्री फ्रॉम x? यस. यस सर. फ्री फ्रॉम x. अब दूसरे वाले टर्म को देखो. दूसरे वाले टर्म में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा x का पावर 1 ही हो. हाँ, कोइंसिडेंटली पिछले 2 एग्जांपल्स में, क्योंकि मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करूंगा, तो हम लोग ने x का पावर 1 ही रखा है. तो इसका क्या पावर मेरे को रेस करना चाहिए जिससे x रेस टू 5 आ जाए? सर 5 रेस करना चाहिए. मतलब यही जो चीज है वही हमारी r आ गई. r की वैल्यू क्या है? 5. तो अब r की वैल्यू 5 आ गई, मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? NCR होता है. तो यहाँ पे n की जगह कौन एक्ट कर रहा है? 7. 7C5. फिर जो लेफ्ट वाला टर्म है 2 का पावर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस. फिर 4 का पावर क्या होगा? 5. समझ में आया? हाँ स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझ में आ रहा है? सर वो 4x Yes, sir. हाँ, क्या कह रहे हो? वो 4? 4x होना चाहिए ना, 4x रेज टू 5. हाँ देखो, वो तो टर्म होता है ना. जैसे अगर मैं 4x रेस टू 5 लिखता तो एंड में x रेस टू 5 हो जाता, और बाकी सब तो कोफिशिएंट आते ना. हमको तो कोफिशिएंट पूछा गया है ना. तो कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट वाली क्वांटिटी. उसमें x तो इंक्लूड होता नहीं है. ओके सर. तो उसमें x का मैं ध्यान रखूंगा ही नहीं. तो एवरीवन प्लीज कमेंट जल्दी जल्दी कि ये चीज क्लियर है. किसी को डाउट है इसमें? नाउ सी, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. अरे रुको 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 रुको. अभी आई? यस सर. यस सर. So let's move one step forward. जैसे मान लो ऐसा है 2 + 3x² whole raised to 9. ठीक है. Then find coefficient of
x रेज टू 10। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10। तो देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इज इट फ्री फ्रॉम x? यस। अब यहाँ पे बताओ, मेरा टारगेट है ना x रेज टू 10 बनाना, तो इसका मैं क्या पावर रेज करूं जिससे x रेज टू 10 बन जाए? 5। 5 रेज करूंगा तभी x रेज टू 10 बनेगा। तो यही जो है that is going to act as r for us. So r will be what? 5. So जैसे ही r आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो हम लोग तुरंत कोफिशिएंट क्या लिख लेंगे, इधर 9 है तो 9c5, 2 to the power this minus this 4, 3 to the power 5। आंसर। ये किसका कोफिशिएंट लिखा? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10। नहीं तो इससे पहले हम लोग कैसे करते थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, वो कैसे करते थे, हम लोग tr+1 लिखते थे। तो tr+1 क्या बनता था? 9cr 2 to the power 9 minus r 3x square raised to r। तो इससे x का पावर 2r बनता था और फिर 2r को हम लोग 10 के इक्वेट करते थे, तो तब जाके r की वैल्यू 5 आती थी। देखो क्या यहाँ पे भी r की वैल्यू 5 आई कि नहीं आई? यस। और वो डायरेक्टली आ गई हमारी r की वैल्यू 5। फाइन। ओके, अच्छा अभी तक तो मैंने जो समझाया तुम लोग को, उसमें अगर तुम देखो तो ये वाला टर्म मैं फ्री फ्रॉम x रखता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इधर भी x वाला टर्म हो और इधर भी x वाला टर्म हो। तो इन दैट केस हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड वो देखेंगे अपने। ठीक है, तो अभी तक सबको क्लियर है? यस। यस सर। ओके गुड। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं 2x प्लस 3x क्यूब होल रेज टू 10 लिखूं, देन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to 14 in above expansion। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 14 in above expansion। तो वैसे तो करने के दो तरीके एक तो तरीका था कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था। लास्ट क्लास में कैसे किया था कि वही tr+1 निकाला था, x के दो जगह पावर क्रिएट होते, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते और उसको 14 के इक्वेट कर देते, तो उससे r की वैल्यू आ जाती। हाँ बोलो। यस सर। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीके में मतलब मैंने जो सर हम पहली x को कॉमन निकाल सकते हैं ना? हाँ मैंने जो पहली रिक्वायरमेंट तुम लोग के लिए रखी कि भाई ये वाली चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया। तो x कॉमन निकला और क्योंकि पावर 10 था इसलिए वो x रेज टू 10 की तरफ कॉमन निकलता। 2 प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू 10। ठीक है, अच्छा अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे x रेज टू 10 बाहर है और ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ब्रैकेट में बाय द वे कितने टर्म्स होते हैं? 11 सर। 11 टर्म्स होते। तो जैसे मान लो कुछ होता प्लस समथिंग x होता प्लस समथिंग x स्क्वायर होता प्लस समथिंग x क्यूब होता प्लस समथिंग x रेज टू 4 होता, ऐसे बहुत सारे होते। अच्छा मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है कि x रेज टू 14 जनरेट करना। तो x रेज टू 14 कैसे जनरेट हो रहा होता?
जब x रेस टू 10 और x रेस टू 4 मल्टीप्लाई हो रहे होते, तब जाके ही x रेस टू 14 जनरेट हो रहा होता। और जो x रेस टू 4 का कोफिशिएंट है वही हमारा फाइनल कोफिशिएंट भी होता। समझ में आई बात? यस यस सो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि x रेस टू 10 है प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर होल रेस टू 10 है, तो मेरे को यहां से x की कितने पावर की रिक्वायरमेंट थी? यहां से 4 x रेस टू 4 की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, x रेस टू 4 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका पावर हम लोग को क्या करना पड़ता? होल टू द पावर 2। होल रेस टू 2 करना पड़ता। तो ये जो 2 आया वो क्या आया? आर। r की वैल्यू आ गई। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही तुम्हारी r की वैल्यू आ गई तो तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो तुम कैसे लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट 10c2 10c2 2 raised to this minus this 8 into 3 raised to this 2। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 होगा इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू 10। और यही जो है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 14 होगा इन x रेज टू 10 इंटू 2 प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू 10 में। और हम लोग को तो वही चाहिए, x रेज टू 14 का कोफिशिएंट क्या होगा। ये वाली टेक्निक समझ में आई सबको? यस सर यस सर। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो क्विकली, ये टेक्निक क्लियर है? अदर स्टूडेंट्स 7 या 8 लोग के कमेंट्स आए, बाकी लोग? सर इसको मतलब आपने दो फॉर्म में लिखा है, एक तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x रेज टू 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x का 3x स्क्वायर का होल 10, और दूसरा वाला मेरे को समझा नहीं सर। तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि 2 प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू 10 में, जैसे मान लो x रेज टू 10 सॉरी x रेज टू 4 का कोफिशिएंट से 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो 2x प्लस 3x क्यूब होल रेज टू 10 के एक्सपेंशन में चाहिए। तो अगर तुम x रेज टू 10 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो इधर जो एक्सप्रेशन बनता वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनता जो क्वेश्चन में गिवन है, और इधर जो है 7 इंटू एक्स रेज टू 14 बनता। और हम लोग को अल्टीमेटली x रेज टू 14 का ही कोफिशिएंट चाहिए, किसमें? इस वाले एक्सप्रेशन में। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। ये वाले एक्सप्रेशन में x रेज टू 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, हाँ समझे? तो इसमें जो x रेज टू 4 का कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट अगर पूरे एंटायर इक्वेशन में x रेज टू 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वही कोफिशिएंट x रेज टू 14 का भी होगा। हाँ सर समझा।
अगर x रेस टू 10 का खुद का कोई कोफिशिएंट होता ना, तो वो कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता. से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2x क्यूब 3 प्लस 4x स्क्वायर होल रेस टू 7. हाँ, एंड हम लोग को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 11. ठीक है, मेरे को x रेस टू 11. प्रेषिता तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम्हारा डाउट है. Yes, sir. अब देखो भैया, यहाँ पे बाहर एक्स क्यूब है, तो यहाँ से ये एक्स क्यूब इस ब्रैकेट से क्या डिमांड करेगा एक्स रेस टू 11 बनाने के लिए? X raised to 8. एक्स रेस टू 8 डिमांड करेगा. अच्छा, एक्स रेस टू 8 डिमांड करने के लिए हम लोग को इसका कितना पावर करना पड़ेगा? 4. 4 करना पड़ेगा. तो यही वाली जो चीज है वो क्या आ जाएगी हमारी? आर. समझी? Yes, sir. तो जो हमारा फाइनल कोफिशिएंट होगा उसमें एक तो ये वाला कोफिशिएंट जो है 2 वो तो मल्टीप्लाई होगा ही, और बाकी इसके कारण जो कोफिशिएंट जनरेट हो रहा है 7c4 3 रेस टू इन दोनों का डिफरेंस 3 4 रेस टू ये वाली चीज 4. यही Okay, डाउट sir. था? हाँ sir. चलो. हाँ, सो बच्चों ये क्लियर है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड, वेरी गुड. सर अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल टर्म्स हो, 2 से ज्यादा मतलब टर्म्स हो तो? हाँ, तो उसको भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं सब कुछ, उसको भी सीखेंगे. अच्छा, कल के टेस्ट में 90 से 100 के बीच में किसी के आए? एट्टी टू 90? सर मैं एक्चुअली प्रॉपरली दे नहीं पाया, सिर्फ लास्ट के 20 मिनट्स के लिए दे पाया, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था. अच्छा. तो सर मैंने सॉल्व करके आपको पर्सनली भेज दिया था. बोलो. अभी रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ है, मेरे को नहीं पता हाईएस्ट कितना है, देखना पड़ेगा वो. अपर्णा मैम को बोलना. 80 से 90 किसने स्कोर किया? नहीं, 70 से 80 Sir, मेरा. किसका? Sir, मेरा अभी के. ओके, चलो ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन कि टू एक्स प्लस 3 एक्स रेस टू 4 होल रेस टू say 10 then find coefficient of x raised to 22. डन सर. तो बताओ r की वैल्यू क्या आई? Sir, 7. सर 4. 4. 4. r की वैल्यू 4 आई. x कॉमन ले लिया, तो
x रेस टू 10 2 प्लस 3x क्यूब होल रेस टू 10। देखो x रेस टू 10 यहां से आ गया, तो यहां से हम लोग को क्या चाहिए, x रेस टू 12 चाहिए। x रेस टू 12 के लिए हम लोग को इसका पावर क्या रेस करना पड़ेगा, 4। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को 4 पावर रेस करना है तो मतलब r की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 4। So you will write 10c4 2 raised to 6 into 3 raised to 4। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 1 by 4x whole raised to 20। Find coefficient of, पहला है x raised to 4 और दूसरा है x raised to 13। Sir, second case possible नहीं होगा ना? हाँ सर फर्स्ट में R जो है वो 8 आ गया सर, तो उससे आ गया। ठीक है,
ओके, तो कितने लोग का हो गया? डन देखो सर। हम लोग ने क्या किया, x कॉमन लिया। जैसे कोई भी टर्म कॉमन लेना, जैसे मान लो मैं x कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब दोनों को x से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, होल अपॉन x। तो ये 3 बन जाएगा, मतलब x रेज टू 20 3 प्लस 1/4x स्क्वायर होल रेज टू 20। अब देखो यहाँ पहले वाले केस में क्या है, हम लोग को x रेज टू 4 चाहिए, तो यहां से वी आर एक्सपेक्टिंग 1/x रेज टू 16, तभी तो जाके ये दोनों मल्टीप्लाई होके x रेज टू 4 बनाएंगे। और उसके लिए इस चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, होल रेज टू 8 करना पड़ेगा पूरे चीज को। मतलब r की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 8 आ गई। r की वैल्यू 8 आ गई, इट मींस 20c8 3 रेज टू दिस माइनस दिस 12 1/4 होल रेज टू 8 आंसर। सर अगर मैं डिनोमिनेटर मतलब जो 4x आपका क्वेश्चन में जो 4x स्क्वायर था ना सर, हम 4x जो था ना 1/4x, अगर वो ले जाते तो बाहर तो कुछ चेंजेस होता क्या सर? हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाले टर्म को फ्री फ्रॉम एक्स बनाने की, लेफ्ट वाले टर्म को। अच्छा, राइट वाले को नहीं करते सर? नहीं, राइट वाले को नहीं करते। अच्छा सर। फिर दूसरा क्या है, एक्स रेज टू 13। देखो तो ये ऐसे था, एक्स रेज टू 20 1 प्लस 1/4x स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं 3 प्लस 4x स्क्वायर होल रेज टू 20। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, एक्स रेज टू 13 चाहिए, तो मतलब हम लोग यहाँ से एक तरीके से 1/x रेज टू 7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा 1/x रेज टू 7 एक्सपेक्ट करना मतलब इसका पावर 3.5 कर देना। मतलब r की वैल्यू 3.5 कर देना। अच्छा r कभी डेसिमल में पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x रेज टू 13 वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। x रेज टू 13 टर्म वोंट एग्जिस्ट। तो अगर x रेज टू 13 वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि उसका कोफिशिएंट 0 है। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 1 प्लस 2x प्लस 5x क्यूब, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो वैसे ही एक्स रेज टू 13 वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके एक्सपेंशन में। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 13 विल बी व्हाट, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 13 इज 0। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। चलिए अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1/3x स्क्वायर whole raised to 30. Then find the term independent of x. Then find the term independent of x. Independent of x का क्या मतलब होता था? सर x की पावर 0 रहेगी।
सर टर्म का नंबर फाइंड करना है, वैल्यू। वैल्यू कभी भी बोले कि फाइंड द टर्म, मतलब वैल्यू फाइंड करना रहता है। ओके अगर पोजीशन फाइंड करना तो स्पेसिफाई करेगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म। ओके सर। चलो बताओ आर की वैल्यू क्या आई? सर 1। अच्छा नहीं, सॉरी सर, पार 30 है, मैंने गलती से 3 ले ली। सब लोग चैट बॉक्स में लिखो आर की वैल्यू जो भी आई, कमेंट नहीं कर, मतलब बोलेगा नहीं कोई। यस गुड, वेरी गुड। यस सही है। तो x बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया तो x रेज टू 30 हो गया, 2 + 1/3x क्यूब होल रेज टू 30। अब देखो यहाँ पे x रेज टू 30 है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 1/x रेज टू 30, तो ओवर हियर इसका मतलब इसका पावर क्या रेज करना पड़ेगा? 10 रेज करना पड़ेगा इस पूरे का। मतलब r की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30c10 2 रेज टू 20 1/3 रेज टू 10। समझ में आया? यस बहुत सर। लोगों का सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करेंगे। सर 1 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाएं। हो गया सर, थैंक यू। सर इसमें हम लोग सिर्फ सेकंड वाला टर्म का के रिस्पेक्ट में आर फाइंड आउट करेंगे क्या? हेलो, यस सर। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, मैं बोला था कि मतलब सेकंड टर्म है सर, उसके रिस्पेक्ट में आर फाइंड आउट करेंगे क्या? देखो सोचो एक बार, मतलब मैं बता दूंगा तो फिर पूरा क्वेश्चन लीक हो जाएगा। सर हो गया, बट थोड़ा लंबा आंसर आया। हाँ लंबा आंसर आएगा, उसको इवैल्यूएट नहीं करना है, लंबा आएगा। डन सर। ओके चलो, अभी देखो पावर किसके ऊपर लगा है?
पावर बस इसके ऊपर लगा है होल रेस टू 20, ये तो अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला काम तो क्या करना है, इसको फ्री फ्रॉम एक्स करना है, मतलब एक्स बाहर लेना है। तो जब मैं एक्स बाहर लूंगा तो वो एक्स रेस टू 20 की तरफ बाहर आएगा और वो सारे के सारे में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बन जाएगा 2x रेस टू 20 प्लस 3x रेस टू 21 प्लस 4x रेस टू 22 इंटू 2 प्लस x होल रेस टू 20। फाइन, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? यस सर। अब Yes. क्या करो, ये जो टर्म्स है इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाओ ऐसे। ओके, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 2x रेस टू 20 इंटू 2 प्लस एक्स होल रेस टू 20 प्लस 3x रेस टू 21 इंटू 2 प्लस एक्स होल रेस टू 20 प्लस 4x रेस टू 22 इंटू 2 प्लस एक्स होल रेस टू 20। इतना सर क्लियर? पहले वाले स्टेप में आपने ये ब्रैकेट ओपन किया था, क्या किया समझा नहीं सर। पहले वाले स्टेप पे मैंने x कॉमन लिया, हाँ ओके सर समझा। तो वो x रेस टू 20 की तरफ बाहर आया और उसको इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली। हाँ सर समझा। ओके, अब मेरा फोकस क्या रहेगा, मेरा फोकस रहेगा कि मैं हर में से x रेस टू 24 जनरेट कर दूं, ये हमारा फोकस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x रेस टू 20 है, तो यहाँ से तुमको x रेस टू कितना चाहिए और 4 चाहिए, तभी तो हम लोग x रेस टू 24 जनरेट कर पाएंगे ना। समझ में आ रही बात? यहाँ Yes. पे x रेस टू 20 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, एक x रेस टू 4 चाहिए। मतलब इसका क्या पावर रेस करूं जिससे x रेस टू 4 आ जाए, 4 ही रेस करूं। तो इसके लिए r की वैल्यू क्या हो गई, 4। यहाँ पे x रेस टू 21 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो इसका क्या पावर रेस करूं जिससे x क्यूब आ जाए, 3 पावर रेस करूं। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 3। यहाँ पे x रेस टू 22 है, तो यहाँ से हम लोग को x स्क्वायर चाहिए। इसका क्या पावर रेस करूं जिससे x स्क्वायर आ जाए, 2। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 2 हो गई। तो होगा क्या कि हर एक से अपना अपना कोफिशिएंट्स आएगा और उन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो इसका पहले ये 2 लिख लिया, 2 इंटू 20c4 2 रेस टू दिस माइनस दिस 16। समझ में आई बात? प्लस इसका 3 लिख लिया, 3 इंटू 20c3 2 रेस टू 20 माइनस 3 17 प्लस 4 इंटू आर की वैल्यू 2 है 20c2 2 रेस टू 20 माइनस 2 विच इज 18। तो यही जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 24 आएगा, जो कि आंसर है। कभी कभी होता है ना ऐसा कि दो जगह से x स्क्वायर के टर्म्स जनरेट होते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं तब फाइनल कोफिशिएंट आता है x स्क्वायर का। हाँ सर। बस वैसे ही टाइप की चीज है कुछ। सारे बच्चों को समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. जल्दी जल्दी कमेंट करो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो फिर मैं ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा जो सबको सही करना है। सर बट फिर ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना? हाँ, ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मतलब अभी मैं थोड़ा तुम लोग को नेक्स्ट, मतलब अभी तो क्या किया कि इस क्वेश्चन में कैसे बेसिक्स हो रहा है वैसे बता रहा हूँ। देखो आंसर तो इसी फॉर्म में होगा, ठीक है, आंसर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। बस हाँ, हम लोग
इस स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेप है वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में तुमको ऐसे एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। चलो, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? Okay, let's see next question. Next question is, say 2x minus 3x square plus 4x cube two x plus 3 x raised to 4 whole raised to 20. ठीक है? Then find coefficient of x raised to 32. Find the coefficient of x raised to 32. सर ऊपर वाले में पावर 30 है ना? 20 है ये पावर, मतलब ये क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पावर 20 है। ओके सर। डन सर। Very good. डन सर। चलो देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं काम लायक? मतलब जैसे यहाँ पे 3 आए थे, 3 आए थे, ऐसे 3 आ रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं कि उससे कम आ रहे हैं कुछ?
सर कम आ रहा है। सर एक और हाँ एक सर आ एक रहा आ रहा है। ओके। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। एक स्टेप मेरे को आगे सोचना है ताकि मेरा कैलकुलेशन कम हो। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी चीज है जिसमें अगर तुम कैलकुलेशन करने बैठो तो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज तुमको कॉशियस रहना है। तो कितना कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हो वो देखो। जैसे एक एक्स तुम बाहर लिए तो वो एक्स रेस टू 20 की तरफ बाहर आ जाएगा और वो सब जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2x रेस टू 21 माइनस 3x रेस टू 22 प्लस 4x रेस टू 23। अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 3x क्यूब होल रेस टू 20। इतनी बात समझ में आई? अब मैं यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर दूंगा। देखो तुम ऐसे सोचो कि हमारा टारगेट क्या है, x रेस टू 32 जनरेट करना। अब देखो इसके पास x रेस टू 21 पहले से है और ये और कितना डिमांड करेगा? x रेस टू 11 डिमांड करेगा। तो क्या ये चीज x रेस टू 11 बना सकती है क्या? नहीं सर। x क्यूब का तुम No, sir. पावर्स लेते जाओ तो वो x क्यूब बनेगा, x रेस टू 6 बनेगा, x रेस टू 9 बनेगा, x रेस टू 11 तो कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। समझ में आई बात? इसने क्या डिमांड रखी? इसने डिमांड रखी इसके पास x रेस टू 22 पहले से था और ओवरऑल x रेस टू 32 बनाना है, मतलब इसने डिमांड रखी x रेस टू 10 किससे? इस बंदे से। तो क्या ये x रेस टू 10 क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं कर सकता, मतलब इसका भी कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अच्छा इसके पास x रेस टू 23 पहले से था तो x रेस टू 9 और चाहिए था। तो क्या ये x रेस टू 9 जनरेट कर सकता है? हाँ सर। हाँ, कैसे जनरेट कर सकता है? इसका पावर 3 करके। तो इसके सामने क्या लिख लिया? इसके सामने लिख लिया r इज इक्वल टू 3। इतना सबको समझ में आया? सो बस जो ये वाला टर्म है यही जनरेट कर रहा है कोफिशिएंट। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसका 4 आएगा इनटू इसका काम खत्म हो गया। अब यहां से NCR की कहानी शुरू होगी। 20C3 2 to the power this minus this 17 into 3 to the power this। ये हमारा आंसर हो गया। समझा सबने कैसे किया हमने? यस सर। Yes, sir. सब बच्चों ये क्लियर है तुम लोग को? Yes, sir. सो देखने में देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन मतलब ये तो तुम ऐसे सोचो कि मैंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लिया तुमको। तो तुमको अगर सारे कंसेप्ट आते हैं या प्रैक्टिस है तो तुम तो तुरंत कर दोगे। तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुरंत इसको काटते इसकी r की वैल्यू 3 लिखते सीधे, बस फिर 4 इंटू 20C3। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि तुमको इसको सिंप्लीफाई करने को दे देगा, वो बेवकूफ थोड़ा है कि तुमको इसको सिंप्लीफाई करने को दे दे, ऐसे ही छोड़ देगा। सर ऐसा तो क्वेश्चन सर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि मतलब तीनों भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्या? मतलब अभी हाँ सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द काफी केसेस में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि जिसमें कुछ कुछ सेटिस्फाई करे कुछ ना करे। तो उसमें वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, उसके लिए ना इसका पावर और इसके पावर का डिफरेंस बढ़ाना पड़ता है।
जैसे x था और x रेज टू 4 था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, x क्यूब हुआ। तो जितना पावर का डिफरेंस बढ़ाऊंगा मैं, उतने नंबर ऑफ सिनारियोस, फेवरेबल सिनारियोस कम हो जाएंगे। जैसे इस केस में क्या था, अगर तुम देखो यहाँ पे x था और x स्क्वायर था, तो इनके पावर्स का डिफरेंस कितना था, एक ही था पावर का डिफरेंस। ये डिग्री 2 का टर्म था, ये डिग्री 1 का टर्म था, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिनारियोस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आगे बढ़ा जाए आपने। यस ओके अच्छा, अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स रेस टू पी इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू क्यू, देन फाइंड द टर्म independent of x, then find the term independent of what, x. P और Q के टर्म्स में आएगा आंसर।
चलो आया क्या किसी का? सर P प्लस क्यू सी P है। यस, गुड। चलो किया जाए। ओके भाई, चलो लेट्स डू इट। देखो इसमें हम लोग ने क्या किया, जैसे एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस एक्स रेस टू पी बन गया, फिर x प्लस 1 रेस टू क्यू होल अपॉन एक्स रेस टू क्यू। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 1 प्लस एक्स रेस टू पी प्लस क्यू होल अपॉन 1 बाय एक्स रेस टू क्यू। अब ये वैसे टाइप की चीज हो गई जैसे तुम ऐसे सोचो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 है और इधर 1 बाय एक्स क्यूब है, तो तुमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो नीचे एक्स क्यूब है, मतलब तुम यहां से भी क्या सर्च करोगे, एक्स क्यूब सर्च करोगे, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाता। आ रही बात समझ में? यस सर। बाकी लोग को समझ में आया? सर एक और बार बोलो ना। देखो जैसे मान लो कुछ ऐसा है, कहीं ऐसा लिखा है 1 बाय एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स होल रेस टू 10। अब इसमें हम लोग को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो होता क्या, अगर मैं थ्योरेटिकली जाऊं तो मैं 1 प्लस एक्स रेस टू 10 को एक्सपेंड करता तो कुछ कांस्टेंट आता, प्लस समथिंग एक्स आता, प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर आता, प्लस समथिंग एक्स क्यूब आता, प्लस समथिंग एक्स रेस टू 4 आता, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअली डिवाइड करता, तो जब जाके मैं इसको इससे डिवाइड करता तभी जाके एक ऐसा टर्म आता दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स आता। इसका मतलब क्या होता कि मैं 1 प्लस एक्स रेस टू 10 में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सर्च कर रहा होता। आया समझ में? और वही जो कोफिशिएंट होता वो हमारे फाइनल आंसर का कोफिशिएंट होता। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? यस। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स रेस टू क्यू में एक्स रेस टू क्यू का कोफिशिएंट सर्च करेंगे। तो एक्स रेस टू क्यू के लिए मतलब आर की तरह कौन एक्ट किया, क्यू। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू सी क्यू, यही कोफिशिएंट हो जाएगा। और इसको हम लोग P प्लस क्यू सी P भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x विल बी
P प्लस क्यू सी क्यू या P प्लस क्यू सी पी दोनों इक्वल ही होंगे। सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये क्लियर है? सर वो जो मतलब आपने बोला कि Q will act as R, वो मेरे को समझा नहीं सर। देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x का पावर q चाहिए, हाँ तो इसका क्या मैं पावर रेस करूं जिससे x रेस टू q आए, q रेस करूं, Q भी रेस करना पड़ेगा। और यही तो r की तरह एक्ट करता है ना, NCR में यही तो r की तरह एक्ट करता है। हाँ ओके सर समझा। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ श्रेयांश बोलो। बाय मिस्टेक हो गया, हम्म, बाय मिस्टेक हैंड रेस हो गया। तुमको समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है सर क्वेश्चन? यस पक्का? बोलो। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन था जो लास्ट वाला तुम लोग बोल रहे थे ना कि 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स होल रेस टू 6, इसमें हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 5 फाइंड करना है। ये हमारे वो शीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो देखो मैं इसमें कैसे प्रोसीड करता, मैं कुछ ऐसे प्रोसीड करता। देखो इसमें a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, तो पहले मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपस में जितने मल्टीप्लाई हो सकते थे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस एक्स होल रेस टू 6 को ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये लोग मिलके बताओ क्या बन गए, ये लोग मिलके बन गए सर 1 माइनस एक्स माइनस का टू एक्स पावर स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, अगर इसको तुम एक्सपैंड करो तो क्या बनेगा, 1 माइनस 3, अरे यार a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6। ठीक है, और इधर क्या बन गया, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स का जो होल क्यूब है वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो क्या ये और ये मल्टीप्लाई होके x रेस टू 5 जनरेट कर सकते हैं क्या? हमारा Yes. टारगेट x रेस टू 5 है, नहीं कर सकते, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ये और ये मल्टीप्लाई होके जनरेट कर सकते हैं? यस सर। यस यस, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर हम लोग को एक्स क्यूब चाहिए,
और ये एक्स क्यूब दे सकता है, तो यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। तो इसके सामने मैंने r की वैल्यू 3 लिख दी, समझे। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखो, 3x रेज टू 4 और ये x रेज टू 5 दे सकते हैं। यस यस, यहाँ पे x का एक पावर चाहिए, x का एक पावर तो ये बना ही सकता है ये बंदा, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 हो जाएगी। और x रेज टू 6, भाई ये तो खुद 5 से बड़ा हो गया, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। समझ में आया? यस Yes, sir. सो अब इसके कारण क्या होगा, -3 टाइम्स 3c3 -1 रेज टू 3 प्लस, अब इसके कारण क्या होगा, 3 टाइम्स 3c1 -1 रेज टू 1, तो कितना बन गया ये, +3। और ये कितना बन गया, आई थिंक -9। सर -9 Minus. तो -6 होगा सर। कोई ऑप्शन है -6? सी वाला देखो, 39 का। 39 का क्या है? सर मैंने मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं किया था, बट वही स्टार्टिंग में तो पहले 2 स्टेप वही करे थे, और उसके बाद मतलब इतना ऐसे प्रॉपर्ली नहीं किया था, बट वही केसेस लेकर किया था, बट पता नहीं सेम आंसर नहीं आया। सर अभी समझ गया सर। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, सो कल टेस्ट है तुम लोग का, जो पहले मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, 7 बजे से रखेंगे फ्रॉम 7 PM। अराउंड 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, ठीक है तुम लोग के। और हाँ, जो बच्चे भी इंटीग्रेटेड में है, मतलब जिनको वो इशू है कि उनके ग्रुप पे, मतलब उनके जी लैब पे वो नहीं आया, जिनको 1 PM वाला मैसेज आ गया था 3 PM के बजाय, ठीक है, तो वो लोग एक बार अपर्णा मैम से कांटेक्ट करना। अपर्णा मैम का नंबर है। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बेसिकली इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स थे लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को जो है वो प्रॉब्लम आई होगी, तो दे शुड कांटेक्ट अपर्णा मैम, और कल मॉर्निंग में ही कर लेना, तो वो तुम्हारा नाम ऐड कर देंगी ताकि तुमको भी मैसेज आएगा टेस्ट का, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी मेरे ख्याल से 75 मिनट्स टाइप का होगा कुछ। सर सिर्फ बायनोमियल थ्योरम का ही रहेगा? हाँ, बाइनोमियल थ्योरम का ही है जो पढ़ाया अभी तक। ओके ठीक है, सर तो कल के बोलो। टेस्ट में कुछ डाउट्स थे सर। कल के टेस्ट में डाउट्स हैं? एक मिनट रुको। हाँ सर। हाँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 26, वन प्लस एक्स रेज टू 2n है, उसमें बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ T3R is equal to कोफिशिएंट ऑफ TR+2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ T3R क्या हो जाएगा, 2nC 3R-1, एंड कोफिशिएंट ऑफ TR+2 क्या हो जाएगा, 2nC R+1। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब 3R-1 प्लस R+1 इज इक्वल टू 2n, so 4R is equal to 2n, therefore R is equal to n/2।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, सर कल के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शंस रिपीट हुए थे। एक मिनट रुको, पेपर तो देख लो पहले। वो मैंने चेंज कराया था, ग्रुप पे चेंज कराया था, बी ऑप्शन 1/8 कराया था, समझे? एक्चुअली मुझे लगा था कि वो आप बाइनोमियल थ्योरम का जो दिया है उसके लिए आपने दिया है। नहीं नहीं, टेस्ट के टाइम पे टेस्ट का ही दूंगा ना भाई। ठीक है। ठीक है, और क्या है? सर टेस्ट का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 14। 1 4 14। अच्छा देखो, तुम लोग को बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना, थोड़ा सा वो उसमें सीखा होगा हाँ सर। फिजिक्स में। जैसे ये IN है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? tan x को t मान लेते हैं, तो उससे sec फिर सर तो वो डिफरेंशिएट dt बन करूंगा, जाता पूरा। हाँ तो sec स्क्वायर x dx जो है वो dt बन जाता, मतलब ये वाली चीज dt बन जाती, तो t⁻n इंटू dt। अच्छा, अकॉर्डिंगली लिमिट्स भी चेंज हो जाती। जब जैसे मान लो x की वैल्यू तुम्हारी 0 है, तो tan 0 क्या होता? 0। और जब x की वैल्यू π/4 है, तो tan π/4 क्या होता? 1। अच्छा, t⁻n का इंटीग्रेशन तुम सबको पता होगा, दैट इज t⁻n+1 होल अपॉन n+1, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 से 1। अब एक बार 1 पुट करते और एक बार 0 पुट करते, तो 1 अपॉन n+1 आ गया। तो ये जो लंबा चौड़ा दिया हुआ है IN, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन n+1। तो पूछा गया है कि I1 I2 I3 किसमें है? देखो हाँ I1 सर, जो है समझ वो, गया सर, अभी हो गया सर। बाकी लोग के लिए भी कर देता हूँ। I2 जो है 1/3, I3 जो है वो 1/4 एंड सो ऑन। अब इनको अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो 2 3 4 बन जाएगा, जो कि AP है। इसका मतलब I1 I2 I3 ये लोग किस में होंगे? दे विल बी इन HP। सर स्टार्टिंग में आपने वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया ना? यस, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो और कुछ? थैंक यू सर। ओके ठीक है, तो मैं आज होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी कर लेना, बहुत सारा होमवर्क दूंगा। किसी के स्कूल में एग्जाम भी चल रहा है क्या? सर थोड़ा सा कम दे सकते हैं क्या? अभी हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो बस 1-2 दिन के लिए मतलब थोड़ा कम फिर। हम लोग का प्रैक्टिकल्स वेडनेसडे खत्म हो जाएगा सर, तो हाँ सर। तब तक बस। प्रैक्टिकल के लिए कौन पढ़ता है यार, क्या मजाक कर सर रहे हम लोग का पूरा साल भर का फर्स्ट टर्म का पूरा प्रैक्टिकल हम लोग को अभी करने बोला है। हाँ सर, और डेली हो रहा है, मतलब बिना हाँ। ब्रेक हो? के, तो इसीलिए। कौन से स्कूल में? सर रिलायंस। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल। ठीक है, कौन कौन है रिलायंस का? सर हम आदित्य तो दोनों हैं। ठीक है, बाकी लोग तो करेंगे ना, तुम दोनों थोड़ा कम कर लेना, और क्या। हाँ ओके सर, सर ठीक है, पूरा ही करने का ट्राई करूंगा, बट थोड़ा शायद से लेट हो जाए सब कोई मतलब कुछ। बात नहीं, वेडनेसडे तक सर बस। ठीक है कोई बात नहीं। देखो तुम ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर, थैंक यू।